नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 12 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपकी बुक है, बुक 1, और इसका चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से जो आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे उनको मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. Neither there is a situation of absolute necessity and nor there is a condition of absolute freedom. Human beings can conquer nature by obeying it. ये एक स्टेटमेंट है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया है ना, ये सिचुएशन बताइए। नाइदर देयर इज ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, मतलब जो हमारी जो आवश्यकता है, मतलब इसमें जो बताया गया है कि हम प्रकृति के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड भी नहीं है और ना ही प्रकृति हमसे ज़्यादा पावरफुल है। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें मध्यम मार्ग की बात कही गई है कि ना तो इसमें मैन ज़्यादा पावरफुल है और ना ही इसमें नेचर ज़्यादा पावरफुल है। तो मध्यम मार्ग है, इसमें मिडिल पाथ की बात कही है। तो मिडिल पाथ की जो बात कही गई है वो किसने कही है? ग्रिफिथ टेलर ने कही है। ग्रिफिथ टेलर ने बताया है इसके बारे में। तो देखिए ग्रिफिथ टेलर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? उन्होंने दिया है न्यू डिटर्मिनिज्म। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका न्यू डिटर्मिनिज्म होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन ए द स्टडी ऑफ नेचर, बी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज, सी द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल एनवायरनमेंट, डी द स्टडी ऑफ फेनोमेना अकर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए इसमें पूछा था थीम ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मानव भूगोल है उसकी आपको थीम बतानी। तो इसकी थीम क्या हो जाएगी? द रिलेशनशिप, इसकी थीम हो जाएगी द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज नेचुरल एनवायरनमेंट, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन। इसमें कहा गया है ये रिलेशनशिप बताना है किसमें? अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। द कोर आइडियाज ऑफ एबव मेंशन्ड डेफिनेशन इज, ये जो कोर आइडियाज है ये क्या बताता है आपको कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग, जो आपकी अनरेस्टिंग अर्थ और मैन, यानी ना तो पृथ्वी स्थिर है और ना ही मनुष्य है वो स्थिर है, दोनों अनस्टेबल हैं, दोनों ही अस्थिर हैं। ये डेफिनेशन आपको बताएगी डायनामिज्म इन द रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर जोग्राफर डिफाइंड ज्योग्राफी द synthetic geography of relationship between human society and the earth surface। इसमें रिलेशनशिप है, ये डेफिनेशन है आपकी फ्रेडरिक रेडजल ने दी है ये डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5, विडाल्डी ब्लास सपोर्टेड द आइडियाज ऑफ, जो विडाल्डी ब्लास है आपके फ्रांस के, इन्होंने किस आइडिया को सपोर्ट किया था? तो इन्होंने सपोर्ट किया था पॉसिबिलिज्म, यानी संभववाद। जो विडाल्डी ब्लास है वो संभववाद से संबंधित है, और जो संभववाद शब्द है वो फैब्रे के द्वारा दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली नहीं मैच करता है? तो देखिए रेड जल ने आपका दिया है डिटर्मिनिज्म, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसमें तीनों याद करना है। देखिए नॉट दे रखा है क्वेश्चन में, नॉट दे रखा है वो तो आंसर हो जाएगा, लेकिन बाकी तीनों अप्रोचेस कौन कौन से स्कॉलर्स ने दिए हैं उनको आप लर्न करेंगे। जैसे फ्रेडरिक रेडजल ने डिटर्मिनिज्म दिया, इसको आप लर्न कर लेंगे। दूसरा देखिए सैंपल ने, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो सी पर आइए, ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने दिया है नियो डिटर्मिनिज्म, इसको आप लर्न करेंगे। विडाल्डी ब्लास ने दिया है बेटा पॉसिबिलिज्म, ये पॉसिबिलिज्म के हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मेक करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 2 कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, और आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कौन कौन से पीरियड में कौन कौन सी अप्रोचेस थी। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है अर्ली कॉलोनियल पीरियड, फिर लेट 1950s टू द लेट 1960s, लेटर कॉलोनियल पीरियड, फोर्थ है 1930s थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। अप्रोचेज हैं आपकी, ए है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शंस, बी है रीजनल एनालिसिस, सी है एरियल डिफ्रेंशिएशन, डी है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसको मैच करते हैं। तो देखिए अर्ली कॉलोनियल पीरियड, ये हो जाएगा आपका अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हो जाएगा आपका एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, ये तो मैच कर रहा है। बी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, लेट 1950s टू द लेट 1960s, इसका हो जाएगा आपका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। थर्ड का देखिएगा लेट कॉलोनियल पीरियड, इसका ऑप्शन में लाएंगे आप, इसका हो जाएगा रीजनल एनालिसिस। और फोर्थ आपका रह गया है, तो फोर्थ का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 1930 थ्रू द इंटरवॉर पीरियड, एरियल डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए द कोर कंसर्न ऑफ स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज। तो देखिए स्टॉप एंड गो ये जो डिटर्मिनिज्म है ये किसने दिया, तो स्टॉप एंड गो मतलब रुकिए और फिर जाइए, मतलब मिडिल पाथ है आपका, मिडिल पाथ है, ना तो नेचर पावरफुल है इसमें और ना मैन ज़्यादा पावरफुल है, मिडिल पाथ है। तो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था जो मिडिल पाथ है वो किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। चलिए ऑप्शंस को रीड करते हैं। द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, बी अ ह्यूमन बीइंग्स शुड अडॉप्ट द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। सी है पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड, देखिए संभावना है उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, विद इन अ लिमिट, एक लिमिट में कर सकते हैं, एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट। तो ये आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, जो संभावना है वो हमारे पास रह सकती हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो एक मिडिल पाथ आ गया ना, एक मिडिल पाथ आ गया, पॉसिबिलिटीज तो हैं लेकिन लिमिट में है, अनलिमिटेड हमारे पास पॉसिबिलिटीज नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच फैक्टर्स हेल्प द ह्यूमन टू कॉन्क्योर नेचर। तो इसका हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो मनुष्य है, जो प्रकृति नेचर से जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम यूटिलाइज कर पाते हैं, तो किसकी वजह से कर पाते हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए था आपका इंटेलिजेंस, बी था डेवलपमेंट ऑफ न्यू थॉट्स, सी है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डी है डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज। तो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम जो नेचर जो हमें देता है उनका हम यूज कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन पोस्टुलेट द आइडियाज रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए ए है इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट, बी है एलोब्रेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ रीजन, सी है आइडेंटिफिकेशन एंड यूनिकनेस ऑफ अ रीजन। ये बिल्कुल सही है। एरियल डिफरेंशिएशन में कैसे आपको पता चलेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड यूनिकनेस ऑफ ए रीजन, हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, यही डिफरेंशिएशन है। डी आपका दे रखा है, चलिए वो सी तो हो ही गया, डी को फिर भी रीड कर देते, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल टूल्स। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एरियल डिफरेंशिएशन में आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल टूल्स। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रयोग से, एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल टूल्स, जो स्टैटिकल आपके टूल्स होते हैं उनके बारे में कौन सा उपागम बताता है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा बताएगा, कौन सी अप्रोच काम करेगी उसमें, एरियल डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करेगी, रीजनल एनालिसिस ये भी नहीं है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, डी है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज इन अ करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। तो देखिए डेवलपमेंट के आधार पर इसको आपको बनाना है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, कौन सी अप्रोच पहले आई फिर उसके बाद कौन सी अप्रोच आई, ये आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अप्रोच कौन सी आई, एक बार अप्रोच को रीड कर लीजिए, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, 2 है रीजनल अप्रोच, 3 है एरियल डिफरेंशिएशन, 4th है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सबसे पहले आई आपका रीजनल अप्रोच, इसके बाद है आपके एरियल डिफरेंशिएशन, फिर है आपका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और 4th आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस
एंड चूज सुटेबल टाइटल, आपको सुटेबल टाइटल चूज करना है फॉर देम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए उनसे आपको एक सुटेबल टाइटल चूज करना है। ए है वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है द फिजिकल एनवायरनमेंट एक्ट एज द मदर नेचर, 3 है फियर ऑफ नेचर एंड वर्शिपिंग इट बाय ह्यूमन बींग्स। तो ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, ए है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, बी है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, सी है नियो डिटर्मिनिज्म, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मानव का प्रकृतिकरण हो जाएगा। इसमें मानव का क्या हो जाएगा, प्रकृतिकरण हो जाएगा। मानव का प्रकृतिकरण हो जाएगा मतलब नेचर एक एक्टिव एजेंट है और मैन एज ए पैसिव एजेंट है। प्रकृति ज़्यादा पावरफुल है, मनुष्य कम पावरफुल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट क्रिएटेड बाय नेचर, किसको नेचर ने नहीं बनाया है। ए है नेचुरल वेजिटेशन, बी है सॉइल, सी फार्म्स, डी लैंडफॉर्म। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन सी, विच फैक्टर हेल्प ह्यूमन बीइंग अ लॉट टू मूव फ्रॉम ए स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आवश्यकता से स्वतंत्रता की तरफ देखे जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाएगा ये सब डेवलपमेंट। ए है टेक्नोलॉजी, बी है लिसनिंग और ओबेइंग ऑफ नेचर, सी है एक्सप्लोरेशन, डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत से ही, मतलब टेक्नोलॉजी के विकास से ही जो नेचर हमें जो कुछ देता है रिसोर्सेज, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट, देखिए नॉट दे रखा है, डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी को परिभाषित नहीं करता है। तो देखो ज्योग्राफी को कौन परिभाषित नहीं करता है, तो इसमें देखिए ए एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, बी है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, ये भी करता है। और पहला वाला था ना ये इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, ये भी करेक्ट है। सी है सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, ये डुअलिज्म भी आपके ज्योग्राफी में दिया हुआ है, डुअलिज्म द्वैतवाद। डी है नो रिलीवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें नॉट रिलीवेंट दे दिया है। तो नॉट रिलीवेंट दे दिया, ये तो रिलीवेंट होता है ना, जुड़ा होता है। तो आपके ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही आपके करेक्ट हैं। कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि नॉट दिया है ना इसमें, तो नॉट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, भौगोलिक जो सूचना है उसका कौन सा स्रोत नहीं है, नोट दे रखा है। तो ए है ट्रैवलर्स अकाउंट, बिल्कुल सही है, जो लोग यात्री थे एक जगह से दूसरी जगह गए उनके द्वारा जो लिखा गया उनसे भी हमें पता चलता है। बी है ओल्ड मैप, पुराने मैप है उनसे भी पता चलता है। आपको बताया गया था टॉलमी के मैप में भी भारत खंड का जिक्र है। महाभारत के समय में जो आपका राउंड मैप था उसका भी एक जिक्र दिया हुआ है। 7 द्वीपास के बारे में बताया गया है। तो ये सब हैं आपके, ओल्ड मैप भी अवेलेबल हैं। सी है सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, मून से कोई अगर रॉक मटेरियल मिलता है वो भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन डी एंशिएंट एपिक इससे नहीं मिलता, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शंस बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो इसमें दे रखा है इंपोर्टेंट फैक्टर आपको बताना है इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। ए है ह्यूमन इंटेलिजेंस, बी है पीपल्स परसेप्शन, सी है टेक्नोलॉजी, डी है ह्यूमन ब्रदरहुड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की अप्रोच नहीं है। तो अप्रोच नहीं है, देख लीजिए कौन सी नोट दे रखा है, मतलब कौन कौन सी हैं, पहले ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एरियल डिफ्रेंसिएशन, ये है ही है आपके में। बी है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी है। सी है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये भी है आपके में। एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन, ये नहीं है। ये अप्रोच पूछा ना, तो ये अप्रोच नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी, कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी से नहीं जुड़ा है, कौन सी ब्रांच नहीं जुड़ी है मानव भूगोल से।
तो देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसमें भी लोगों की स्टडी करते हैं, जनसंख्या है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल में भी लोग हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें पर्वत पठार मैदान आ जाएंगे आपके, माउंटेन प्लेन प्लेट्यूज आइलैंड, इनकी स्टडी होती है। और डी है सोशल ज्योग्राफी, सोशल रिलेशनशिप की इसमें स्टडी करते हैं, तो ऑटोमेटिक ह्यूमन बींग्स इसमें भी जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सीबीएसई को शायद इससे बहुत लगाव है। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने ये प्रतिपादित किया नियो डिटर्मिनिज्म, मतलब नव निश्चयवाद। ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में आते हैं, वो है असर्शन एंड रीजंस। असर्शन एंड रीजंस में देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जैसे ये फर्स्ट है, इधर टू है, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है। जब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आप बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज के बाद अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है तो मतलब वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। यही इसका एक तरीका है कि दोनों सही है और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट वाले के बाद में आप बिकॉज लगा दीजिए, फिर आपका सेकंड वाला अगर आंसर आ रहा है तो मान लीजिए आपका वो बिल्कुल करेक्ट है और सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। ये असर्शन पहला दिया, कथन दिया हुआ है, ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, इंपेरिकल्स एंड प्रैक्टिकल। ये तो बिल्कुल सही है ये वाला। सेकेंड है द रीच ऑफ ज्योग्राफी इज एक्सटेंसिव एंड ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ फेनोमेनन विच वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम कैन बी स्टडीज जियोग्राफिकली। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब देखिए, ए है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, बी है ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द सेम। अब यहाँ पे आपको बताना है, असर्शन और रीजन से दिया हुआ कथन और कारण के आपके प्रश्न हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, स्टेटमेंट है आपका ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, बिल्कुल सही, भूगोल में द्वैतवाद है। एंड द वाइड रैंकिंग डिबेट्स स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन शुड बी अ लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग और डिस्क्रिप्टिव। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखिए, वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड and approach of the study should be regional and systematic. Whether geographical phenomena be interpreted theoretically or through historic institutional approach. ये भी करेक्ट है, लेकिन बिकॉज लगाएंगे तो आपका आंसर ये नहीं आएगा। तो देखिए आप ऑप्शंस देख लेते हैं, ए है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, B only statement second is correct, C both first and second statement are correct and the statement second correctly explain the statement first। ये भी नहीं है, दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, consider the following statement tries to establish cause and effect relationship between these two and choose the correct options for the same। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, हाउसेज, विलेजेस, सिटीज, रोड, रेल नेटवर्क, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स मतलब सी पोर्ट, आइटम्स ऑफ आवर डेली यूज एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ मटेरियल कल्चर हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। ये स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा देख लीजिए, while physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से दोनों
सही है और सेकंड आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट असर्शन और रीजन आपका सेकंड में दे रखा है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ, बिल्कुल ये ठीक है, ये बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट है। जो आपका नेचुरल लॉ है उसके बारे में समझ होनी चाहिए। द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका स्टेटमेंट बुक से दिया है पूरा पूरा। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस डिस्कवरी ऑफ फायर, बिल्कुल ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जो आग का आविष्कार हुआ था। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्रेट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के बारे में भी बताया गया है उसमें। एंड जेनेटिक्स इनेबल्ड अस टू कॉन्क्यूर मैनी डिसीजेस। वी यूज द लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स टू डेवलप फास्टर प्लेन्स, तो ये बिल्कुल सही है और आपका स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्राई टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो देखिए फर्स्ट है आपका दे रखा असर्शन और दूसरा है रीजन, कथन और कारण। इट इज टेक्नोलॉजी दैट हैज अलाउड द पीपल ऑफ ट्रोडिम एंड अदर्स टू ओवरकम द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड बाय नेचर। सेकंड देखिए, अ जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर इंट्रोड्यूस अनदर कॉन्सेप्ट विच रिफ्लेक्ट अ मिडिल पाथ, मिडिल पाथ मतलब मध्यम मार्ग, बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ही स्टार्टेड इट अ न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो देखिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ ये हेडिंग दी गई है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद, मतलब इसमें नेचर ज्यादा पावरफुल है, क्लियर, नेचर ज्यादा पावरफुल है, नेचर एक एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है और जो मैन एज ए पैसिव एजेंट। और ये पॉसिबिलिज्म दे रखा है मतलब संभववाद, संभववाद में क्या है, जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं नेचर से, जो जो चीजें मिली हैं टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। यूटिलाइज कर सकते हैं मतलब कौन करेगा, मैन करेगा, इंसान करेगा। तो मैन एज एन एक्टिव एजेंट और नेचर एक पैसिव एजेंट की तरह काम करता है। तो ये पॉसिबल, इन दोनों के बीच का मिडिल पाथ है वो आपके ग्रिफिथ टेलर ने बताया नियो, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नियो डिटर्मिनिज्म का। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्राई टू एस्टेब्लिश सेम कॉज। इसमें देखिए फर्स्ट आपका असर्शन, दूसरा है रीजन। फर्स्ट है द लेट 15th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी विटनेस्ड attempts of exploration in Europe and slowly the myth and mysteries about countries and people started to open up। आपका रीजन दे रखा है द कॉलोनियल पीरियड प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, फॉर द एक्सप्लोरेशन इन ऑर्डर टू असेस द रिसोर्सेज ऑफ द रीजन एंड टू ऑब्टेन इन्वेस्टिरियस इंफॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, only statement second is correct। See here both first and second statement are correct and the statement second correctly explain the answer। तो option C is the correct answer of this question। आप देखिए ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा फिर आपको आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। पैराग्राफ में आपको बता देता हूँ, welfare or humanistic school of thought in human geography was mainly concerned with the different aspect of social well-being of the people। देखिए जब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे, तब आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है। हमने बताया था पहले क्वेश्चन रीड करना है, कितने क्वेश्चन आपको इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 28 और 29 दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्यों ना हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लें,
क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि अच्छा क्वेश्चन ये था, इसका हमें आंसर ढूंढना है, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स डिड नॉट लेट एम्फेसिस ऑन, ये क्वेश्चन है आपका, डिड नॉट दे रखा है रेडिकल स्कूल के बारे में। 29 है विच स्कूल ऑफ थॉट लेट एम्फेसिस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंसेस, तो इसमें दे रखा है कौन सा, लिव्ड एक्सपीरियंसेस बताएगा आपको बताएगा। और फर्स्ट आपको रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, ये दो याद रखने हैं। तो आप इस पैराग्राफ को, जो आपके स्क्रीन पर पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इसको आप रीड करिए और रीड करने के बाद में आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। देखिए रेडिकल स्कूल के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया, ठीक है। ऐसे आप इसको और रीड करेंगे तो आपको दूसरे का भी आंसर इसमें मिल जाएगा। तो चलिए आप रीड कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन रीड करता हूँ और आपको आंसर फटाफट बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट डिड नॉट लेट एम्फेसिस ऑन, ए है पॉवर्टी, बी डेप्रिवेशन, सी है हाउसिंग और डी है सोशल इनइक्वालिटीज। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाउसिंग। दूसरा देखिए, विच स्कूल ऑफ थॉट लेट एम्फेसिस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंसेस, ए है रेडिकल, बी है बिहेवियरल, सी है वेलफेयर, डी नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी बिहेवियरल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में नॉट दे रखा था, इसमें नॉट नहीं है, 29 में आपका नॉट नहीं है। आगे आपको एक स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 ABCD 4 स्टेटमेंट है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इन चारों को आप रीड कर लीजिए, चारों को आप रीड कर लीजिए और इसमें से क्या क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट नहीं है, इसको आप छांट लीजिए। लेकिन मैं आपको रीड कर देता हूँ आपके लिए। ए है द कंसर्न ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हैव अ लॉन्ग टेम्पोरल continuum thought, the approach of articulate them have changed over time. This dynamism in approaches and thrust shows the vibrant nature of the discipline. B है either there was little interaction between different societies and the knowledge about each other was limited. ये भी ठीक है। C travelers and explorers used to disseminates information about the areas of their visits. Navigational skills were not developed and voyages were fraught with dangers. D है the late 19th century witnessed attempts of exploration in Europe. अब यहाँ लेट 19 में दे रखा है यूरोप में, यही आपका आंसर गलत है। ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आगे हम लेकर आएंगे चैप्टर 2 की वीडियो जल्दी आपके सामने। थैंक यू, जय हिंद।